हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं इस समय आप लोगों को भारत के संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बता रहा हूँ। ऐसे में संवैधानिक विकास को मैंने कई पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और अंतिम रूप से पार्ट 4। पार्ट 3 में मैंने आपको बताया, भाग 3 में मैंने आप लोगों को 1940 तक के विभिन्न अधिनियमों और विभिन्न घटनाओं का संक्षिप्त रूप से विश्लेषण किया। भारत की संविधान का विकास का ये जो पार्ट है, पार्ट 4, यह अंतिम पार्ट है। इस पार्ट में मैं आपको 1940 से लेके 1947 के घटनाओं और विभिन्न अधिनियमों के बारे में आपको बताऊंगा। हालांकि मैं आप लोगों को केवल संवैधानिक विकास को बता रहा हूं, इसलिए जो विभिन्न मूवमेंट हैं उनका मैं केवल संक्षिप्त विश्लेषण ही करूंगा। तो आइए चलते हैं 1940 के बाद की स्थिति। भारत का संवैधानिक विकास भाग 4। भाग 3 में मैंने आपको 1940 तक के घटनाओं से अवगत कराया था। भाग 4 के अंतर्गत 1940 के पश्चात की विभिन्न घटनाएं हैं और विभिन्न कमीशंस हैं। उन कमीशंस को मैं इसमें विश्लेषण करूंगा। जैसा कि 1940 में पवनार आश्रम से, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू होता है। किसके विरोध में? 1939, 1 सितंबर 1939 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और इस प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने अपनी सारी ताकत झोंक दिया था। यहां तक कि भारतीयों को भी, भारत की तरफ से भी उसने युद्ध की घोषणा कर दी थी और उसने यह घोषणा की कि यह जो युद्ध लड़ा जा रहा है यह लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। ऐसे में भारतीय नेताओं को यह बात, ब्रिटिश सरकार की यह बात बहुत नागवार लगती है और भारतीय नेताओं को काफी दुख होता है, धक्का पहुंचता है कि प्रांतीय सरकारें कार्य कर रही हैं, केंद्र में भी हमारा प्रतिनिधित्व है, लेकिन ब्रिटिश सरकार इस युद्ध के बारे में तनिक भी राय नहीं ली। इसका प्रतिक्रिया स्वरूप 1935 के अधिनियम के अंतर्गत 1937 में जो विभिन्न प्रांतों में चुनाव कराए गए थे, 1937 में विभिन्न प्रांतों में चुनाव कराए गए थे, 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए थे। उस समय भारत में 11 प्रांत थे। 11 प्रांतों में सरकारें गठित हुई थी। कुछ में कांग्रेस का बहुमत रहा, कुछ में 2 में कांग्रेस की मिलीजुली सरकारें रही और कहीं कहीं कृषक प्रजा पार्टी और विभिन्न दलों का वर्चस्व रहा। तो इसका परिणाम यह होता है कि 1939 में कांग्रेसी सरकार इस्तीफा दे देती है। 8 राज्यों की कांग्रेसी सरकार इस्तीफा दे देती है। उसके पश्चात 8 राज्यों की जो गवर्नमेंट होती है वह गवर्नर के हाथों में चली जाती है। गवर्नर के माध्यम से प्रांतों का शासन होने लगता है और कांग्रेसी रुष्ट हो जाते हैं ब्रिटिश सरकार के रवैये से। अतः महात्मा गांधी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे, संत विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। और इनके माध्यम से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो जाता है 1940 में। 1940 से यह शुरू होता है और जब 1940 में शुरू होता है तो इसके पश्चात भारतीय गतिरोध दूर करने के लिए, भारतीयों का गतिरोध, राजनीतिक समस्याएं दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार फिर एक कमीशन भेजती है। ब्रिटिश सरकार फिर एक कमीशन भेजती है। वह क्या था? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942। उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल होते हैं, क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है उस विश्व युद्ध में चर्चिल को कमांड दे दी जाती है और जो चर्चिल होते हैं प्रधानमंत्री, वह सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजते हैं। मार्च 1942 में भारत भेजते हैं और क्रिप्स भारत आते हैं।
भारत के में विभिन्न नेताओं से वार्ता करते हैं। विभिन्न नेताओं से वार्ता कर यह दो प्रस्ताव तैयार करते हैं। यह प्रस्ताव तैयार करते हैं, दो प्रस्ताव होते हैं, एक युद्ध के उपरांत संबंधी प्रस्ताव और दूसरा प्रस्ताव होता है वर्तमान, यानी कि तत्कालीन प्रस्ताव, वर्तमान या तत्कालीन प्रस्ताव। दो प्रस्ताव तैयार करते हैं। युद्ध के उपरांत संबंधी जो इनके प्रस्ताव होते हैं उसमें ये कहते हैं कि भारतीयों के लिए अपना सरकार चलाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा और इस संविधान सभा का जो गठन होगा है यह इसमें पूर्ण रूप से भारतीयों का प्रतिनिधित्व होगा। यह निर्वाचन प्रणाली के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। दूसरी बात युद्ध के उपरांत संबंधी प्रस्ताव में थी कि भारत को एक उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। और तीसरी बात थी कि प्रांतों को संविधान स्वीकार करने या न करने की छूट होगी। जो देशी रियासतें हैं इस संविधान को स्वीकार कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, यह उनकी इच्छा के ऊपर छोड़ दिया गया था। युद्ध तत्कालीन प्रस्ताव था कि जो प्रतिरक्षा संबंधी है वह पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल के हाथों में होगा, क्योंकि उसमें विश्व युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। इसलिए रक्षा संबंधी, विदेश संबंधी सब मामले यह गवर्नर जनरल के हाथों में रहेगा। और जो केंद्रीय कार्यकारिणी की समिति है, जो केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद है, इस परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। उनसे भी परामर्श लिया जा सकता है। तो इस तरह से इस कृष्ण मिशन में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव थे, लेकिन कृष्ण मिशन का जो प्रस्ताव होता है, इस प्रस्ताव को न तो कांग्रेस स्वीकार करती है न तो मुस्लिम लीग स्वीकार करती है। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को इसलिए अस्वीकार कर दिया कि उसके लिए पृथक पाकिस्तान की मांग पूरी नहीं की गई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वह 1940 से ही पाकिस्तान की मांग करती रही थी। और कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। तो इस तरह से महात्मा गांधी इसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा देते हैं। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा देते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि यह क्या है, पोस्ट डेटेड चेक है। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन को टूटे हुए बैंक के उत्तर दिनांकित चेक, टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा देते हैं। दिनांकित चेक की संज्ञा देते हैं। तो इस तरह से यह जो क्रिप्स मिशन होता है यह असफल हो जाता है। और जब क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है तो मजबूर होकर फिर महात्मा गांधी एक आंदोलन छेड़ते हैं। वह आंदोलन क्या होता है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेसियों की बैठक होती है और इस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का संकल्प पारित किया। और 8 अगस्त 1942 को इस आंदोलन पे सहमति बन जाती है। और इसी दिन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में एक विशाल जनसभा होती है और इसके अध्यक्ष होते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष होते हैं। और इस मंच से अबुल कलाम आजाद का भाषण होता है, महात्मा गांधी का भाषण होता है। महात्मा गांधी जब इस ग्वालियर टैंक में अपना भाषण दे रहे थे तो ऐसा लगता था कि कोई पैगंबर आकर भाषण दे रहा है, कोई पैगंबर आकर उपदेश दे रहा था। महात्मा गांधी कहते हैं कि यह जो आंदोलन होगा यह अंतिम आंदोलन होगा और यह निर्णायक आंदोलन होगा। मैं अब जिन्ना साहब के हृदय की प्रतीक्षा नहीं कर सकता और इस आंदोलन में या तो हम भारत को आजाद कराएंगे, भारत को पूर्ण स्वराज प्रदान कराएंगे, या फिर हम मर मिट जाएंगे। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। यह आंदोलन शुरू हो जाता है।
यह आंदोलन फिर 1942 9 अगस्त को यह आंदोलन शुरू हो जाता है। पूरे देश में यह आंदोलन शुरू होता है और विभिन्न जगह पे हिंसा होती हैं, रेल की पटरियां उखाड़ी जाती हैं, डाक तार लूटे जाते हैं, बैंक लूटा जाता है। अवध में पूर्ण रूप से हिंसा हो जाती है। जैसे कि सबसे पहले बलिया के चित्तू पांडे के नेतृत्व में सरकार बनती है। सतारा, भागलपुर, इलाहाबाद, आजमगढ़, बनारस, कानपुर इत्यादि, लखनऊ इत्यादि जगह अंग्रेजों का सफाया हो जाता है, यानी कि समानांतर सरकारें स्थापित हो जाती हैं। सबसे पहले भागलपुर के सतारा में और बलिया में समानांतर। बलिया में तो 6 महीने तक भारतीयों की सरकार रही, क्रांतिकारियों की सरकार रही, वहां से अंग्रेज पलायन कर गए थे। तो इस तरह से 1942 के अंत तक यह आंदोलन जोर पकड़ने लगता है, चरम पकड़ने लगता है। जैसे जैसे यह आंदोलन चरम पकड़ता है, वैसे वैसे ब्रिटिश सरकार दमनात्मक नीतियां अपनाती है और इस आंदोलन को निर्ममता पूर्वक कुचलती रहती है। अंततः 1943 तक आते आते यह आंदोलन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। उसमें भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। जब ब्रिटिश सरकार को लगता है कि लॉर्ड लिनलिथगो को स्थिति नियंत्रण कर पाने में असक्षम है या लॉर्ड लिनलिथगो स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर वह लॉर्ड वावेल को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजती है। लॉर्ड वावेल को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजती है। अब लॉर्ड वावेल जो होते हैं संवैधानिक गतिरोध, चूंकि उसमें संवैधानिक गतिरोध चल रहा था कि भारतीयों का संविधान किस तरह से हो और भारतीय संविधान किस प्रकार से बनाया जाए, संविधान में प्रतिनिधित्व कैसा हो, तो विभिन्न जो बातें थी, विभिन्न जो समस्याएं थी, इन समस्याओं को दूर करने के लिए, गतिरोधों को दूर करने के लिए 4 जून 1945 को एक प्रस्ताव पारित करते हैं। 4 जून 1945 को एक प्रस्ताव पारित करते हैं जिसको वावेल प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। वावेल प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है और यह जो वावेल प्रस्ताव होता है, यह शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाई जाती है। 1945 में शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाई जाती है और इस सर्वदलीय सम्मेलन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस हिस्सा लेती है। इस जो वावेल प्रस्ताव के जो खास बातें थी उसको मैं संक्षिप्त रूप से बताना चाहूंगा। पहली बात थी इस वावेल प्रस्ताव का कि केंद्र में नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। केंद्र में नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, यानी कि केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा जो गवर्नर जनरल को परामर्श देती थी और इस कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों का वो प्रतिनिधित्व तो सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरी जो बात थी, इसमें केंद्र की कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी, यानी मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी और कार्यकारिणी परिषद एक राष्ट्रीय सरकार की तरह से कार्य करेगी। जो कार्यकारिणी परिषद होगी वह एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की तरह से कार्य करेगी। गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद के परामर्श पर या उनके नीतियों पर वीटो करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। अब इस प्रस्ताव को भी, लॉर्ड वावेल के इस प्रस्ताव को भी कांग्रेस के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग यह मांग कर रही थी कि जो कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी वह मुस्लिम लीग के द्वारा ही की जाएगी, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मुस्लिम लीग की यह मांग स्वीकार नहीं थी। जो चौथी बात थी जो इस प्रस्ताव की, वह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। यानी कि वावेल प्रस्ताव की जो चौथी बात थी, वावेल प्रस्ताव में यह उल्लेख किया गया था कि जब यह द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। और पांचवी बात थी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जितने भी नेता बंदी किए गए हैं उन सारे नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा। छठी बात थी कि विभिन्न समस्याओं को या संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा जिसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस वावेल प्रस्ताव के आधार पर 25 जून से 14 जुलाई तक, 25 जून से 14 जुलाई 1945 को शिमला में एक बैठक बुलाई जाती है। शिमला में
एक बैठक बुलाई जाती है, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। बैठक जो बुलाई जाती है इसमें सर्वसम्मति नहीं बन पाती है। परिणाम यह होता है कि 14 जुलाई 1945 को 14 जुलाई 1945 को वायसराय ने इस प्रस्ताव को असफल कर दिया, यानी कि इस प्रस्ताव को विफल कर दिया। यह प्रस्ताव चूंकि कोई मानने को तैयार नहीं था, न तो मुस्लिम लीग मानने को तैयार थी, न तो कांग्रेस मानने को तैयार थी। अतः वायसराय के द्वारा इस प्रस्ताव को समाप्त कर दिया गया। अब जब यह वावेल प्रस्ताव समाप्त हो जाता है तो ब्रिटिश सरकार को लगता है कि जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है यह किसी भी शर्त को मानने को तैयार नहीं हो रही है। तो फिर क्रिप्स मिशन के स्थान पर कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। यह कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आती है। यह कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आती है। और यह कैबिनेट मिशन क्यों भेजा गया? क्योंकि 1945 में जो ब्रिटेन में चुनाव हुआ था, उस चुनाव में लेबर पार्टी की सरकार बनती, उदार दल की सरकार बनती है। और उसमें प्रधानमंत्री इटली ने यह घोषणा कर दी थी कि शीघ्र ही ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में एक और नया देश शामिल होगा जिसका नाम भारत होगा। और इटली ने यह घोषणा कर दी थी चुनाव के दौरान कि भारत को आजाद कर दिया जाएगा, भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। अतः प्रधानमंत्री इटली ने यह तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भारत भेजते हैं विभिन्न दलों के बीच बातचीत करने के लिए, समझौता करने के लिए, संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए 3 सदस्यीय मंडल यह कमेटी भारत भेजते हैं, जिसमें सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष होते हैं। सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा 2 और सदस्य होते हैं, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एबी एलेक्जेंडर, ये 2 और सदस्य होते हैं। और चूंकि इसको कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सारे लोग इटली के कैबिनेट में शामिल थे, कैबिनेट में मंत्रिमंडल में थे ये। और इसी मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को मिलाकर उन्होंने एक आयोग बनाया जिसको हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल, ये 3 सदस्य किसके थे? इटली के मंत्रिपरिषद के सदस्य थे, इसलिए इसको हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। यह आयोग 1945 में ब्रिटिश में गठित कर दिया गया था, चूंकि लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। 3 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। यह 24 मार्च 1946 को भारत आ जाता है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आ जाती है और विभिन्न नेताओं से वार्ता करके यह एक योजना प्रस्तुत करती है। इसकी योजना में कुछ खास बातें थी जिसको सभी दलों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसकी योजना का जो मुख्य बिंदु था वह पहला था कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और इस संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि वयस्क मताधिकार या सार्वभौमिक मताधिकार नहीं अपनाया गया था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, यानी कि इसमें यह प्रस्तावित था कि जो प्रांतीय सरकारें हैं, प्रांतीय विधानसभा हैं, वही विधानसभा संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि को चुनेंगी। और दूसरी बात इसमें सुनिश्चित की गई कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि होगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। और यह जो 10 लाख का प्रतिनिधित्व है, इसमें जो स्थानों का आवंटन है वो प्रांत में समुदाय और जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। प्रांतों में समुदाय और जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। जिस प्रांत की जनसंख्या जितनी होगी तो 10 लाख पर एक प्रतिनिधि का अनुपात तय किया जाएगा। तो इस तरह से। और इसमें तीसरी बात थी कि प्रांतों के लिए अलग संविधान का विकल्प था। प्रांत अपनी अलग
संविधान बना सकते थे, अलग संविधान बना सकते थे। यही इसका एक बिंदु था जिससे कि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद रियासत, जूनागढ़ रियासत इस संविधान सभा में शामिल नहीं हो पाई थी। तो इसमें था कि प्रांतों के लिए अलग संविधान का प्रावधान किया गया था। प्रांत जो थे वह इस संविधान सभा में मिल भी सकते थे और नहीं भी मिल सकते थे। इस कैबिनेट मिशन की जो पांचवी बात थी, सामुदायिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था, यानी कि जो सामान्य के लिए अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया था, मुस्लिम के लिए अलग और सिख के लिए अलग। प्रतिनिधित्व को 3 वर्गों में बांटा गया था, सामान्य, दूसरा मुस्लिम, तीसरा सिख। और यह भी तय किया गया था कि सिखों को केवल सिख वोट देंगे, मुस्लिमों को मुस्लिम वोट देंगे और सामान्य चुनाव लड़ेंगे। इस तरह से सामुदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। कैबिनेट मिशन में यह प्रावधान था कि जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा, उस संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे। और यह जो सदस्य चुने जाएंगे, 292 जो थे सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा, 292 सदस्य प्रांतीय विधानसभा के द्वारा चुने जाएंगे, प्रांतीय विधानसभा के द्वारा, और 93 सदस्य देशी रियासतों से चुने जाएंगे, यानी कि देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व होगा 93 सदस्यों का। और जो 4 सदस्य होंगे वह ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांतों से होगा, चीफ कमिश्नरी ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नरी ब्रिटिश प्रांतों से होगा, यानी कि 389, ये 389 सदस्य रखे गए थे। और इसके साथ साथ यह भी इस कैबिनेट मिशन में उल्लेख किया गया था कि जब तक भारत का संविधान बन नहीं जाता है, तब तक विभिन्न दलों को मिलाकर एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। तो इस अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था, वह गठन 24 अगस्त 1946 को कर दिया गया था। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और पूर्ण रूप दिया गया 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को। इसमें नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया, नेहरू क्या थे? उपाध्यक्ष थे। नेहरू उपाध्यक्ष थे और लॉर्ड माउंटबेटन जो उसमें भारत के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड माउंटबेटन को अध्यक्ष बनाया गया, लॉर्ड माउंटबेटन को अध्यक्ष बनाया गया था। यह अगस्त 1946 में कमेटी गठित कर दी गई थी। लेकिन ये जो अंतरिम सरकार था, अंतरिम सरकार का गठन तो हो गया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस अंतरिम सरकार में भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार, इसमें कांग्रेस के कुछ सदस्यों को मिलाकर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और मुस्लिम लीग के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित की गई थी कि जिस पर कि मुस्लिम लीग ही अपने प्रतिनिधि भेज सकती थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को यह प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बतलाना चाहूंगा कि जब 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है, नेहरू जी उपाध्यक्ष हो जाते हैं, तो जो जिन्ना होता है यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना, इसका सपना पूरा होते नहीं दिखाई देता है, क्योंकि यह अलग पाकिस्तान की मांग करता है, तो इसका सपना पूरा होते नहीं दिखाई देता है और यह सरकार में भाग नहीं लेता है। वो यह सोचता है, इसकी यह मानसिकता थी कि हम विरोध करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे और विरोध करके हम सरकार को विफल करेंगे। और यह अपने उद्देश्य में, जिन्ना अपने उद्देश्य में बहुत हद तक सफल भी होता है। 16 अगस्त 1946 में पश्चिम बंगाल में नोखाली, मालदा, पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भीषण दंगे होते हैं, यानी कि जहां जहां मुस्लिम बहुल इलाका होता है, हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है। परिणाम यह होता है कि इसके प्रत्युत्तर में
जहां हिंदू बहुल होते हैं वो मुसलमानों पे अत्याचार करने शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से 16 अगस्त 1946 से जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अपनाया। विभिन्न हिंदुओं के ऊपर विभिन्न अत्याचार किए जाते हैं, विभिन्न घटनाएं घटित होने लगती है। तो इस तरह से 16 अगस्त 1946 को यह प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अपनाता है। परंतु सरकार को विफल करने के लिए, असफल करने के लिए 26 अक्टूबर को 1946 को यह सरकार में शामिल हो जाता है। तो जब सरकार में शामिल हो जाता है तो जैसा कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे, निर्वाचन हुआ था। संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ था 11 प्रांतों में और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों में निर्वाचन हुआ था। ये जो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत जो थे वह दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, बलूचिस्तान, ये इन चारों में सरकारें नहीं थी, कमिश्नर के माध्यम से शासन होता था। तो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों में से कुल मिलाकर 389 सीटों पर चुनाव कराए गए थे, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें प्राप्त की थी। कांग्रेस ने 208 सीटें प्राप्त की थी। मुस्लिम लीग ने 73 स्थान प्राप्त किए थे और बाकी अन्य कृषक प्रजा पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी विभिन्न एक सीट विभिन्न दलों के द्वारा प्राप्त किए गए थे। तो इसमें कांग्रेस का पूर्ण बहुमत रहा। इसमें और सदस्य मिल जाते हैं, कांग्रेस की सदस्य संख्या 212 हो जाती है। अब कांग्रेस संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत हो जाता है, मुस्लिम लीग अल्पमत में आ जाता है। इसीलिए मुस्लिम लीग भारतीय संविधान सभा का विरोध करने लगता है, अंतरिम सरकार का विरोध करने लगता है और जगह जगह दंगे, रक्तपात प्रारंभ कर देता है। संविधान सभा की जो बैठक होती है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। संविधान सभा की पहली बैठक, इस बैठक में मुस्लिम लीग बहिष्कार कर देती है और मुस्लिम लीग भाग नहीं लेती है। तो अब परिणाम क्या होता है? अब चूंकि उस समय कौन गवर्नर जनरल होता है? लॉर्ड बावेल भारत के गवर्नर जनरल होते हैं। लॉर्ड बावेल इस समस्या को सुलझा नहीं सकते थे। अतः लॉर्ड बावेल को अब वापस बुला लिया जाता है। ऐसे में 23 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को है, यानी कि लॉर्ड बावेल के स्थान पे लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाता है। और यह लॉर्ड बावेल जो होते हैं विभिन्न नेताओं से वार्ता करके, विभिन्न दलों से वार्ता करके 3 जून 1947 को एक प्रस्ताव तैयार करते हैं, जिसको लॉर्ड माउंटबेटन योजना या डिकी बर्डस योजना के नाम से जाना जाता है। डिकी बर्डस योजना के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन का एक पेट नाम था डिकी। तो इसको लॉर्ड माउंटबेटन विभिन्न कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से, विभिन्न दलों से वार्ता करके राजनीतिक गतिरोध को, संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक यह योजना तैयार करते हैं। वह योजना क्या होती है? पहली योजना होती है कि भारत को 2 संप्रभु राष्ट्र में विभक्त किया जाएगा। एक का नाम भारत होगा, दूसरे का नाम पाकिस्तान होगा। दूसरी योजना इनकी थी कि चूंकि मुस्लिम लीग के लिए अलग प्रांत चाहिए था, तो इनकी योजना में यह खास बिंदु था कि जहां जो मुस्लिम बहुल प्रांत होंगे, वह मुस्लिम बहुल प्रांत जो होगा उसको मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा। लेकिन पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब और असम, यह इसमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। इस पर उन्होंने यही प्रस्ताव रखा था कि इन राज्यों में जनमत संग्रह कराया जाएगा। चूंकि असम का सिलहट जो जिला था वह भी मुस्लिम बहुल प्रांत था, मुस्लिम बहुल जिला था
और उन्होंने यह प्रस्ताव रखा था कि शिलाहट को पश्चिमी पंजाब को पूर्वी बंगाल में जनमत संग्रह कराया जाएगा और जनमत संग्रह के बाद ही निर्णय किया जाएगा कि इनको पाकिस्तान में मिलाया जाए या भारत में मिलाया जाए। तीसरी योजना इनकी थी कि जो देशी रियासतें हैं वह स्वतंत्र होंगी। देशी रियासतें या तो पाकिस्तान में मिल सकती हैं या भारत में मिल सकती हैं या किसी में भी नहीं मिल सकती हैं, वह स्वतंत्र रह सकती हैं। चौथी योजना इनकी थी कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता त्यागने का अधिकार होगा, यानी भारत और पाकिस्तान ये दोनों जब दो अधिराज्य बन जाएंगे तो ये दोनों अपने राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्याग सकते हैं। नेक्स्ट प्रावधान इसमें क्या था कि जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा तो विभाजन के परिणाम स्वरूप जो लेनदारी होगी और देनदारी होगी, लेनदारी और देनदारी के लिए एक समझौता किया जाएगा। लेनदारी और देनदारी के बीच एक समझौता किया जाएगा। इसमें नेक्स्ट प्रावधान था कि भारत और पाकिस्तान के सीमा निर्धारण के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा जो भारत और पाकिस्तान का सीमा निर्धारण करेगा। तो इतनी सारी बातें थी लॉर्ड माउंटबेटन के योजना में। इस योजना में इतनी बातें थी। लॉर्ड माउंटबेटन इतनी योजना लेके आए थे भारत में शांति करने के लिए, क्योंकि भारत में दंगे हो रहे थे, दंगे रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उत्तर प्रदेश, बंगाल, पूर्वी बंगाल और गुजरात, दिल्ली, कई जगह भीषण दंगे हो रहे थे और दंगा समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में इस दंगों को समाप्त करने के लिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता करने के लिए जो लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं एक नई योजना लेके आते हैं। यह योजना सभी सहमत हो जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग भी सहमत हो जाता है, क्योंकि मुस्लिम लीग की मांग पूरी कर दी गई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग 1940 से लगातार पाकिस्तान की मांग कर रहा था। अतः मुस्लिम लीग की मांग पूरी कर दी जाती है। मुस्लिम लीग की मांग पूरी कर दी जाती है। इसके लिए क्या बना दिया गया था? पाकिस्तान बना दिया गया था। कांग्रेस भी सहमत हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस शांति चाहता है। जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि यदि शरीर का कोई अंग सड़ जाए तो पूरा शरीर काटने से बेहतर है उस अंग को निकालकर ही हटा दें। इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जितने भी होते हैं, इशारे जो नेता होते हैं वह सहमत हो जाते हैं। और जब सहमत हो जाते हैं तो एक भारत में नया अधिनियम आता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से ब्रिटिश सरकार एक नया अधिनियम पारित करती है। यह जो अधिनियम होता है ब्रिटिश संसद के द्वारा 4 जुलाई 1947 में रखा जाता है और 4 जुलाई 1947 को यह ब्रिटिश संसद में रखा जाता है। 18 जुलाई 1947 को यह क्या कर दिया जाता है? पारित कर दिया जाता है और एक नया अधिनियम बन जाता है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इस अधिनियम के तहत जो लॉर्ड माउंटबेटन की योजनाएं थी उस योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान कर दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की जो खास बातें थी वह खास बातें 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम के 2 संप्रभु राष्ट्रों का गठन कर दिया जाएगा। यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। और दूसरी बात जो थी कि इन दोनों राज्यों में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और जब तक संविधान सभा का गठन नहीं होता है या यह संविधान सभा अपने देश के लिए कानून नहीं बना लेती है तब तक वह 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती रहेगी। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती रहेगी। तीसरी बातें थी भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। भारत में गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान में जो गवर्नर जनरल हुए वह कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। प्रधानमंत्री लियाकत अली खां को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया। लियाकत अली खां
यह क्या था, प्रधानमंत्री हुआ। और जिन्ना जो था यह क्या था, गवर्नर जनरल हुआ, गवर्नर जनरल यह हुआ। तो इस तरह से 2 राज्य बना दिए गए थे। और इसमें यह भी प्रावधान था कि भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया जाएगा, भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया जाएगा, भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया जाएगा, समाप्त होगा। नेक्स्ट प्रावधान जो था वह यह था कि देशी रियासतों को शामिल होने या न होने की पूरी छूट होगी। वह देशी रियासत या तो भारत में या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या था कि सीमा निर्धारण के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, सीमा निर्धारण के लिए आयोग का गठन किया जाएगा, आयोग का गठन किया जाएगा, सीमा निर्धारण के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। सातवीं या जो इसमें अगला बिंदु जो था वह क्या था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कि पूर्वी बंगाल, सिंध, पश्चिमी पंजाब और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम का सिलहट जिला यह पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाएगा। क्योंकि जो बाबेल प्रस्ताव और माउंटबेटन प्रस्ताव के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत जो जनमत संग्रह की बात कही गई थी, इसमें जो पश्चिमी पंजाब था वो पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय ले लिया था। पूर्वी बंगाल, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम का सिलहट जिला भी पाकिस्तान में रहने का निर्णय किया। यानी कि जनमत संग्रह में यह बात पुष्टि होती है, जनमत संग्रह किसके पक्ष में आता है, पाकिस्तान के पक्ष में आता है। तो इस तरह से यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की कुछ खास बातें थी। और इस तरह से 14-15 अगस्त की रात्रि, 14-15 अगस्त की रात्रि भारत को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। यानी कि भारत के 2 डोमिनियन का गठन कर दिया गया, एक का नाम पाकिस्तान, दूसरे का नाम भारत हो गया। और 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत एक अधिराज्य के रूप में कार्य करता रहा। यानी कि एक औपनिवेशिक राज्य था। 26 जनवरी 1950 तक क्या था, औपनिवेशिक राज्य था। फिर 26 जनवरी 1950 को जैसे ही भारत का संविधान लागू होता है, वैसे ही भारत स्वतंत्र राष्ट्र हो जाता है, संप्रभु राष्ट्र हो जाता है। और 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह रहा स्टूडेंट्स और मेरे मित्रों, सन 1600 ईस्वी से लेके, मैंने आप लोगों को 1600 ईस्वी से लेके 1947 तक के अधिनियमों का, यानी कि जब जब अधिनियम बने हैं उन अधिनियमों को मैंने संक्षिप्त में विवेचन किया है और इसको मैं 4 पार्टों में विभक्त किया। 1947 तक 1773 से पहला अधिनियम कब बना था, 1773, और 1773 से लेकर 1947 तक जितने अधिनियम थे, जितने एक्ट थे, इन एक्ट को मैंने संक्षिप्त से विश्लेषण किया है। संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ, कब कब हुआ, कब कब कौन से अधिनियम बने, और विभिन्न जो छोटी छोटी घटनाएं घटित होती थी, विभिन्न आंदोलन हैं, इन सब का मैंने संक्षिप्त से विश्लेषण कर दिया है। अब जो आगे का मेरा वीडियो होगा वह भारत के संविधान पे होगा, भारत के संविधान का निर्माण पर होगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।